हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और जैसे कि आपको पता है, डेली सुबह 10 बजे की आपकी जो क्लास होती है वो होती है लैंग्वेज की क्लास। यहाँ पे हम देखते हैं भाषा। आपको कल मैंने इंग्लिश के कुछ प्रश्न कराए थे, क्वेश्चंस कराए थे जो कि पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ थे। और मुझे भी हमेशा यही लगता है कि क्वेश्चन कम हो लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ हो, तो इससे क्या है कि जिनका अच्छा है वो सब्जेक्ट उनके लिए तो फ़ायदेमंद रहता है, उनका एक अच्छा रिवीजन हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ जिनका वीक है, वो सब्जेक्ट नहीं रहा है, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। 10-10 क्वेश्चन की सीरीज़ भी मैंने आप लोगों को 60 से भी ज़्यादा सीरीज़ कराई हुई है। सब इंग्लिश प्रैक्टिस सेट नाम की प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पे मिल जाएगा, चेक कर सकते हैं। आज हम इंग्लिश के क्वेश्चंस देखने वाले। क्वेश्चंस अगेन सेलेक्टिव हैं, तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन उसके पहले वीडियो देख लीजिए, पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज का जो पहला प्रश्न है वो है वेयर डू यू लिव। असर्टिव में चेंज करना है, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो ये आपका क्या है, इंट्रोगेटिव में आ जाता है, यानी कि एक क्वेश्चन वाला जो है सेंटेंस है। असर्टिव में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, यू लिव समवेयर। आई डोंट नो वेयर डू यू लिव। सॉरी, यहाँ पे यू की स्पेलिंग टाइपिंग मिस्टेक, वाई ओ यू होगा। बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि कभी भी जब आप इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज करते हैं तो वहाँ पे जो क्वेश्चन वही वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज हो सकते हैं जिनका आंसर एस यस और नो में दिया जा सकता है। अब एस एंड नो में जो आंसर दिया जा सकता है वो कौन से होते हैं, जो आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे अगर डू यू लिव फिर आगे कुछ लिखा होता, डू यू लिव इन दिल्ली, है ना, इस तरह का जो आपका क्वेश्चन होता है वो असर्टिव में चेंज हो जाता। लेकिन ये आपके जो डब्ल्यू एच क्वेश्चन होते हैं, डब्ल्यू एच क्वेश्चन क्या होते हैं ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, पढ़ाया है, एग्जाम्पल दिया है। थ्योरी वाली क्लास में आपको मिल जाएगा, इंग्लिश ग्रामर वाली प्लेलिस्ट में। तो ऐसे सेंटेंसेस असर्टिव में चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, अब जब हम इसे असर्टिव में चेंज करेंगे तो कहाँ, ये कहाँ शब्द को हम कहाँ लेके जाएंगे, ये तो आएगा ही आएगा ना। और इस शब्द को हटा देंगे तो हो जाएगा तुम रहते हो। कहाँ वाला जो क्वेश्चन पूछने का जो हमारा उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं रह जाएगा। इस वजह से ऐसे सेंटेंसेस चेंज नहीं होते कि वेयर डू यू लिव, व्हाट इज़ योर नेम, है ना, ये सब कुछ नहीं चेंज होता। मनी इज़ नॉट ऑल, पैसा ही सब कुछ नहीं है। इंट्रोगेटिव में चेंज करना है आपको। इज़ मनी ऑल, इजंट मनी एवरीथिंग, बोथ या फिर नन ऑफ दीज। बोथ मतलब दोनों, ए एंड बी। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही आंसर होगा, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। इज़ मनी ऑल, मनी इज़ नॉट ऑल, मनी सब कुछ नहीं है। तो यहाँ पे उसको जब प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है तो कैसे पूछा जा रहा है कि क्या पैसा ही सब कुछ है, क्या पैसा ही सब कुछ है। आंसर इज़ क्या, अगेन नो, नहीं। अभी ऊपर मैंने आपको यही बताया कि जिस क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में जा रहा हो, आंसर जो है हाँ या ना में जा रहा है, उसी को हम इस तरह से चेंज करते हैं असर्टिव में। यहाँ पे बस उसका उल्टा है, ये असर्टिव है और ये आपका इंट्रोगेटिव है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। एक चीज़ दिमाग में अगर बैठा ली है, फीड कर ली है, तो चाहे क्वेश्चन सीधा पूछे उल्टा पूछे, बात वही है, कॉन्सेप्ट वही उस पर अप्लाई होगा। शी गॉट मैरिड ब्लैंक 26 इन एट ऑन टू, कहना चाह रहा है कि वो 26 की उम्र में, जब उसकी एज रही होगी 26, तब उसकी शादी हुई, उसने शादी की। तो चलिए देखेंगे प्रीपोजिशन यहाँ पे क्या आ जाएगा। देखिए, जब एज की बात होती है, उम्र की बात होती है, उसके जस्ट पहले एट लगता है। मतलब जस्ट पहले इन द सेंस कि उसके साथ जो भी प्रीपोजिशन लगाएंगे आप एट। अब जस्ट पहले यहाँ पे लग गया, बिल्कुल सही है। शी गॉट मैरिड एट 26, ग्रामेटिकली सही है। यहाँ पे ये भी हो सकता था शी गॉट मैरिड एट द एज ऑफ, एट द एज ऑफ। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि द एज लगा हुआ है 26 के पहले, फिर भी वहाँ पे हम एट ही यूज़ करेंगे। तो इसको आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि एज जहाँ पे दर्शानी हो उसके पहले आपको एट लगाना है। प्लूरल बताना है एमए का, और ये क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड है। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मुझे याद था, बहुत अच्छा था, तो ये मैंने टाइप कर लिया फटाफट से। बताइए, अच्छे से समझाया था, एमए एमएससी कुछ भी इस तरह का हो तो। चलिए देखेंगे, तो यहाँ पे जो उसका जो एक सही तरीका होता है एमए यानी एमएज लिखने का प्लूरल में, वो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से इसका पैटर्न देख लीजिए, जिस भी इस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे ही लिखे जाएंगे प्लूरल में। ही गॉट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू पास द एग्जामिनेशन, द फिगर ऑफ स्पीच, एक्चुअली यहाँ पे फिगर बस लिखा हुआ है,
ये फिगर ऑफ स्पीच है जिसको हम अलंकार कहते हैं हिंदी में। कौन सा होगा फटाफट से बताइए। मेटाफोर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन और ओनोमैटोपोइया। ये सारे ही अलंकार की मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है, समझाया है और एग्जाम्पल दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं। सही आंसर जो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, मेटाफोर हो जाता है। बेसिकली एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे कि गोल्डन हार्वेस्ट, गोल्डन सनसेट, गोल्डन साइलेंस, गोल्डन करके कुछ भी, जरूरी नहीं कि गोल्डन ही हो, वहाँ पे सिल्वर या कुछ भी ऐसा एडजेक्टिव हो सकता है। तो यहाँ पे जो मौका है वो सुनहरा मौका है, लेकिन सुनहरा नहीं कैसे, मतलब ये नहीं कि इससे गोल्डन गोल्डन कलर उस पर हुआ है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मेटाफोर आपका हो जाता है। अगर आपका क्लियर नहीं है फिगर ऑफ स्पीच वाला जो पोर्शन, आप सर्च कर सकते हैं, आपको चैनल में मिल जाएगा। इंग्लिश ग्रामर नाम की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे एक बार चेक करिएगा। वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। ओके, तो इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट, बोथ और नन ऑफ दीज। तो जो वादे होते हैं उन्हें निभाया जाना चाहिए, ठीक है, बरकरार रखना चाहिए, ये यहाँ पे बात आती है। अब वो अगर कोई भी कर रहा है, यहाँ पे जो इस तरह से हम जब लिखे हैं एक्टिव वॉइस में, तो इसका मतलब होता है वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, यानी कि व्यक्ति को या कोई भी इंसान है पर्टिकुलर, अब वो वन मतलब कोई भी हो सकता है, उसको अपना जो वचन है उसको निभाना चाहिए, अपने जो वादे हैं उसको निभाने चाहिए, रख बरकरार रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। बिल्कुल सही है, और ज़्यादा भटकने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहली बात तो कि जब आप पैसिव में चेंज कर रहे हैं, वॉइस में आप कन्वर्जन कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने हमेशा बताया है जो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई पर्टिकुलर एक बंदे की प्रॉमिस की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल सेंस में हम वंस को यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से ये प्रॉमिस ही हमारा सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। आई शैल लेट यू गो ब्लैंक, दिस इज टाइपिंग मिस्टेक, ओके। आई शैल लेट यू गो, फिर ब्लैंक है, यू यहाँ होना चाहिए था, यू स्पीक, ये होगा, ओके, यू स्पीक द ट्रुथ। आई शैल लेट यू गो ब्लैंक, यू स्पीक द ट्रुथ। क्या आना चाहिए? इफ, एज इफ, ओनली इफ, या फिर नन ऑफ दीज। मैं तुम्हें जाने दूंगा, कब जाने दूंगा? सिर्फ और सिर्फ तभी जब तुम सच बोलोगे। समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं एक कंडीशन रखी जा रही थी, ये तो हमें समझ में आ रही है कि इफ़ आना है, तीनों ऑप्शन में भी इफ़ है, लेकिन कौन सा यहाँ पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही बैठता है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी बैठता है, ओनली इफ। तुम्हें मैं तो यहाँ से तभी जाने दूंगा जब तुम सच बोलोगे, ठीक है। मैं तुम्हें यहाँ से केवल तभी जाने दूंगा जब तुम सच बोलोगे, यानी कहीं ना कहीं एक कंडीशन रखी जा रही है कि तभी जाने दूंगा, उसके पहले किसी भी कीमत पे जाने नहीं दूंगा, सिर्फ और सिर्फ तभी जाने को मिलेगा जब तुम सच बता दोगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही, ओनली इफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन जेनरिक रेफरेंस? ओके, ये काफ़ी आज का मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत इजी भी है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। अ फार्मर इज प्लगिंग द फील्ड, अ फार्मर लीड्स अ सिंपल लाइफ, द फार्मर लीड्स अ सिंपल लाइफ, बोथ बी एंड सी। देखिए जेनरिक रेफरेंस होता क्या है, पहले तो ये समझना है, तब तो आप आंसर सही गेस करेंगे। तो कोई भी सेंटेंस होता है, उसमें जो भी चीज़ें दर्शाई जाती हैं, बताई जाती हैं, वो दो चीज तरह से हो सकती हैं। एक होती है स्पेसिफिक रेफरेंस और एक होती है जेनरिक रेफरेंस। क्या होता है कि कई बार हम बेसिकली समझ लेते हैं किसी में द लगा है तो वो पर्टिकुलर किसी पर्सन के लिए बात बोला जा रहा है ना, ए लगा है तो वो किसी एक के बारे में बात हो रही है, ये सारी चीज़ों को हम माइंड में रख के चलते हैं। लेकिन ग्रामर सिर्फ वहीं तक लिमिटेड नहीं है, ग्रामर का लेवल थोड़ा सा और ज़्यादा हाई है, जहाँ हम नहीं पढ़ते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी सेंटेंस है उसमें जनरल में पूरे एक समूह समुदाय की बात हो रही है, दुनिया में जितनी, जैसे यहाँ फार्मर है फॉर एग्जांपल, तो दुनिया में जितने भी फार्मर हैं उन सब के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ पे आपका क्या होता है, जेनरिक रेफरेंस हो जाता है। लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी एक के बारे में बात हो रही है तो वहाँ पे आपका स्पेसिफिक रेफरेंस हो जाता है। तो फटाफट से देख लीजिए, यहाँ पे जेनरिक रेफरेंस आपको बताना है। चलिए देख लेंगे सही आंसर क्या हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अ फार्मर लीड्स अ सिंपल लाइफ। अब यहाँ पे अ फार्मर का मतलब ये नहीं है, फार्मर के स्पेलिंग में यहाँ ई होगा, अ फार्मर का मतलब ये नहीं कि कोई एक फार्मर है, हम उसकी तरफ पॉइंट आउट करके बोल रहे हैं कि यही वाला फार्मर, नहीं।
हम नॉर्मल में बोल रहे हैं कि एक किसान जो है वो साधारण जीवन जीता है, जैसे हम बोलते हैं एक शिक्षक जीवन पर्यंत पढ़ता रहता है। ठीक है, तो अब वो एक शिक्षक कोई ऐसा नहीं कि कोई एक इंसान खड़ा है और हम उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, मतलब एक कह रहे हैं, कहने के लिए तो हम एक शब्द लगा रहे हैं, ए लगा रहे हैं, लेकिन बात हम दुनिया के सारे टीचर्स की कर रहे हैं, दुनिया के सारे फार्मर्स की कर रहे हैं, राइट। अब दूसरा आपका सी वाला है, द फार्मर लीड्स अ सिंपल लाइफ। यहाँ पे भी वही चीज़ है कि किसान साधारण जीवन व्यतीत व्यतीत करता है, जीता है। यहाँ पे भी किसी को पॉइंट आउट नहीं किया जा रहा है, किसान में सारे ही किसान आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो आपका डी वाला ऑप्शन है, बोथ बी एंड सी, वो जेनरिक रेफरेंस में है। ए वाला देख लेते हैं, तो अ फार्मर इज प्लगिंग द फील्ड। एक किसान एक किसान जो है वो क्या कर रहा है, प्लगिंग कर रहा है, यानी ये प्लग का मतलब होता है जो खेत होता है उसकी जुताई जो होती है उसको कहते हैं। तो एक किसान जो है वो प्लगिंग कर रहा है, तो अब जाहिर सी बात है कि हाँ ये खेत है उस पर कोई एक पर्टिकुलर किसान ही प्लगिंग कर रहा होगा, और हम उसे देख रहे हैं क्योंकि वो काम जो है वर्तमान में चल भी रहा है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वर्तमान समय में दुनिया के जितने किसान हैं वो इससे एग्जैक्ट जब हम ये सेंटेंस बोल रहे हैं उस वक्त प्लगिंग ही कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो दुनिया यानी कि पूरे एक समुदाय की बात यहाँ पे नहीं हो रही, किसी एक की बात हो रही है, तो ये स्पेसिफिक रेफरेंस हो जाता है। मेरे ख्याल से मैंने इसे अच्छे से क्लियर किया है, अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से देख लीजिएगा तो आ जाएगा समझ में, इतना ज़्यादा टफ ये नहीं है। एंटोनिम बताना है स्लेवरी का। अब देखिए स्लेवरी का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, गुलामी होता है, गुलामी। इसका अपोजिट क्या होगा, कहीं ना कहीं स्वतंत्रता जो हो जाती है वो इसका अपोजिट हो जाएगा। तो देख लीजिएगा, डॉल्ट, डॉल्ट का अर्थ आपको मैंने एक दिन बताया था, एक नया वर्ड हमें मिला है, परसों नर्सरी की क्लास में चला था, मॉडेस्टी, गुडविल और लिबर्टी। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लिबर्टी। अगर गेस किया है आपने, डॉल्ट का अर्थ तो उसी दिन बता दिया था, मूर्ख होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ तो बहुत क्लियर थी, एक नया वर्ड था, फिर से इसलिए रिमाइंड कराया है क्योंकि कुछ नए शब्द हमें अगर मिलते हैं जो कम देखने के मिलते हैं, तो वो अगर उसको हम रिपीट कर लेते हैं 2-3 बार तो वो चीज़ें याद हो जाती हैं। अब क्वेश्चन में बार बार वही रिपीट नहीं कर सकते, बट ऑप्शन में हम उन वर्ड्स को रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, फ्रीडम भी आप कह सकते हैं इसे। सुपरलेटिव डिग्री बताना है लिटिल का, लिटलेस्ट, लेस, लीस्ट या फिर बोथ, बी एंड सी। सुपरलेटिव डिग्री, कल भी एक क्वेश्चन कराया था सुपरलेटिव डिग्री से, जहाँ तक मुझे याद है, तो वो उसमें भी मैंने आपको एक बार फिर से ये चीज़ें रिमाइंड कराई थी कि जो एडजेक्टिव होते हैं उसको क्या होता है, एक पॉजिटिव डिग्री में 3 डिग्रीज में यूज़ होते हैं, पॉजिटिव में, फिर कंपेयर करने के लिए दो के बीच अगर कंपेयर है तो कंपेरेटिव में, और कई सारों के बीच में सबसे बेस्ट बताना है तो वहाँ पे आपको सुपरलेटिव डिग्री में। कुछ एडवर्ब भी जो होते हैं उनका भी चलता है, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। यहाँ सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लीस्ट जो है वो लिटिल का सुपरलेटिव डिग्री है, लेस इसका कंपेरेटिव डिग्री है। क्लियर। डज नेचर एंड सिग्नेचर चेंज, क्या प्रकृति और सिग्नेचर, मतलब ये बहुत जनरल वे में कहने वाला जो है सेइंग है, डज नेचर एंड सिग्नेचर चेंज, यानी कि कहने का मतलब है कि क्या ये कभी बदलते हैं। अब इसका यूज़ जो है किसी भी चीज़ को रेफरेंस देने के लिए भी हम कर सकते हैं जो परिवर्तन जिसमें होना संभव ना हो। यहाँ पे आपको फिलहाल इस सेंटेंस में आपका टेंस कौन सा यूज़ हुआ है ये आइडेंटिफाई करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और नन ऑफ दीज। सिंपल, डज लगा है, ये हमने आपने टेंस जब पढ़ा था अच्छे से तो उसमें देखा था कि हेल्पिंग वर्ब पे नज़र डालनी है, टेंस पता चल जाएगा अपने आप। तो डज है, डज जो है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका हेल्पिंग वर्ब है, इसका एच वी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जितने भी लोगों ने आंसर गेस किया है वेरी गुड। ओके, स्पेलिंग सही वाली आपको चूज़ करनी है, 4 लिखी हैं, एक ही सही है, बाकी सब गलत हैं। टनल, वेजिटेरियन, टैटू या टोबैको। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, टोबैको की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, टोबैको का अर्थ होता है तंबाकू। टैटू की स्पेलिंग में यहाँ पे डबल टी आता है, TATTO ऐसे होता है। वेजिटेरियन में यहाँ पे ए लगा दिया है जो कि ई होना चाहिए था। टनल की स्पेलिंग, टनल का अर्थ होता है सुरंग, तो इसमें डबल एन होता है, एक एन नहीं होता। ठीक है, TUNNEL मतलब सुरंग। वेजिटेरियन मतलब शाकाहारी। टैटू का मतलब सबको पता ही, आजकल लोग पता नहीं हाथ पैर और सब जगह बनवाते रहते हैं। और टोबैको मतलब तंबाकू। हाउ ब्लैंक यू टच माई बैक, मस्ट डेयर शुड यूज्ड टू फिल द सुटेबल मॉडल।
सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है आपका, क्या होगा, हाउ डेयर यू टच माई बैग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा बैग छूने की, है ना, इतना बड़ा तुमने कहता, तो कोई हिम्मत दर्शाना है ना, तो वहाँ पर डेयर लगाते हैं, तो बिल्कुल आपका डेयर हो जाता है। कल भी मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर डेयर ही था, जहाँ तक मुझे रिमाइंड है, तो मेरे ख्याल से 2 दिन रिपीट हो गया है, तो अब ये चीज़ें याद रहेंगी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। विच लेटर इज साइलेंट इन क्रिसमस, ओह सॉरी, मैंने अभी इसको पढ़ दिया तो आप समझ गए कौन सा साइलेंट है, पर कोई बात नहीं है, चलिए गेस कर लीजिए फटाफट से। एक बार वीडियो को लाइक सभी लोग कर दीजिए, लाइक से थोड़ा क्या है, मोटिवेशन मिल जाता है, अच्छा लगता है। तो चलिए फिर देख लेते हैं, क्रिसमस में आपका जो टी है वो साइलेंट रहता है, हम क्रिसमस कहते हैं, जब इसको हिंदी में लिखते हैं तो आपका ट जो है वो कहीं पे भी नहीं आता है, तो टी जो है वो प्रोनाउंस नहीं होता है। कुड इन डायरेक्ट स्पीच चेंज इनटू ब्लैंक इन इनडायरेक्ट स्पीच, अगर डायरेक्ट स्पीच में, नरेशन वाले क्वेश्चंस में डायरेक्ट स्पीच में कुड का यूज़ हुआ है तो इनडायरेक्ट में क्या परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा देखिए, परिवर्तन कब होता है, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, प्रेजेंट में रहता है तो नहीं होता है कोई परिवर्तन, ठीक है। फिर ये चीज़ें याद रखनी है चीज़ों को। सो बेसिकली कुड है, वुड है, ये सब चेंज नहीं होते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, कुड। कैन होता तो कैन जो है वो कुड में चेंज हो जाता है, ठीक है, लेकिन कुड वो ऑलरेडी कुड है, वो चेंज नहीं होगा आपका, कैन में या हैड में या फिर वुड में, इनमें से किसी में भी चेंज नहीं होगा। सो आई जस्ट होप कि आपको आज का सेशन जो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑल्सो हमारा दूसरा चैनल है एग्जाम डोज, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जाके एक बार प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टार्टिंग एंड बाय बाय।